हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ज्ञानम क्लासेस। और आज हम लेक्चर 2 में कवर करेंगे मेटाबॉलिज्म और जो भी बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, लिविंग प्रॉपर्टीज़, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म ये हमारी नेक्स्ट लिविंग प्रॉपर्टी है। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, सबसे पहले याद रखना है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर जो हम देखें तो जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है डेट रिप्रेजेंट कि जो मेटाबॉलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में देखने को मिलता है, नॉट इन नॉन लिविंग। तो इसलिए प्रॉपर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है किसके, लिविंग की। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्चुअल में बॉडी के अंदर या फिर सेल्स के अंदर होने वाली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनके सम को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये दो फॉर्म में होती हैं, एक एनाबॉलिक फॉर्म और एक कैटाबॉलिक फॉर्म। तो ये जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक फॉर्म है, ओके, तो ये दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो अगर जो हम देखें तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, एना और कैटाबॉलिज्म के सम को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इसका मतलब यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, जो दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो ये मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी है ये पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही सेल से बने हैं। और सेल के अंदर उसके साइज़ को ग्रो कराने के लिए या फिर उसका जो प्रॉपर रिप्रोडक्शन है सेल का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो याद रखना है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्चुअल बेस है लाइफ का। आपको याद रखना है कि अगर जो सेल लाइफ परफॉर्म कर रही है तो उसका कारण है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जितनी भी सेल्स होती हैं, डजेंट मैटर कि वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, बोथ आर एबल टू परफॉर्म लाइफ। इसलिए इसको हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे। अब हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि जो कैटाबॉलिक पाथवे है वो एनाबॉलिक पाथवे से कैसे अलग होता है। तो उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एनाबॉलिक जो पाथवे है हमारा, वो कैटाबॉलिक पाथवे से कैसे अलग है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं, इन पॉइंट्स को हम सीरियल वाइज समझेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो एनाबॉलिक पाथवे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनके एक एक एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। तो एनाबॉलिक को जिस एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट जो हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट। तो सनलाइट एनर्जी की हेल्प से जब फूड सिंथेसाइज होता है तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो एक बेस्ट एग्जांपल है एनाबॉलिक को समझने के लिए। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसमें आप देख सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दैट रिप्रेजेंट कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं सच एज CO2 एंड वाटर, दे कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एनाबॉलिक पाथवे को रिप्रेजेंट करता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ये एंडरगोनिक रिएक्शन भी होती है। तो एंडरगोनिक रिप्रेजेंट कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट यूज़ करते हैं तो उनको यूज़ करने के लिए सनलाइट चाहिए। तो वहाँ पे सनलाइट जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे रिएक्शंस या ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी ज़रूरी होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उन रिएक्शंस को हम एंडरगोनिक कहते हैं। मतलब ये एनर्जी पर डिपेंड है और इस दौरान एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। तो इसलिए ये एंडरगोनिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, एंडरगोनिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादातर जो मटेरियल होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में आप समझ सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड होकर कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें मोस्टली एनाबॉलिक पाथवे में रिडक्शंस रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें मटेरियल जो है वो रिड्यूस्ड होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना। और इसमें आपको याद रखना है कि जो NADPH है उसकी रिक्वायरमेंट मस्ट होती है। और इसको हम डिटेल में जानेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर डिस्कस करेंगे। और ये एक डाइवर्जेंट प्रोसेस है, इसको समझने के लिए कि इसे डाइवर्जेंट प्रोसेस क्यों माना गया है तो आपको इस पॉइंट को पढ़ना होगा। आप देख सकते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन जनरली डाइवर्जेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, सिंपल रॉ मटेरियल या फ्यू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल
यूज टू सिंथेसाइज ए वाइड वेराइटी ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स से, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो बहुत सारी वैरायटी में होती है। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज एक अकेला मटेरियल नहीं है। ग्लूकोज जो है आगे जाके सुक्रोज, सुक्रोज से स्टार्च में कन्वर्ट होता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इन प्रोडक्ट की हेल्प से जो सेल है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है और कहीं ना कहीं वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, या फिर बोथ। तो एनाबॉलिक प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिफरेंशिएशन और जितना भी सेल का साइज़ होता है उसको इंक्रीज़ करने में या बॉडी साइज़ को इंक्रीज़ करने में। तो एनाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होती हैं। तो डेट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या है, जिसमें इसको समझने के लिए हम जो एग्जांपल लेंगे वो है रेस्पिरेशन। आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान ही एटीपी फॉर्म होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कैटाबॉलिक को समझने के लिए हम रेस्पिरेशन एज एन एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस में देख सकते हैं कि जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो देन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल हैं एज कंपेरिजन टू ग्लूकोज। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है एक्सर्गोनिक है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है एज अ बाय प्रोडक्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेट्स वाई इसको एक्सर्गोनिक प्रोसेस या एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहते हैं। और इसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इसलिए याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसमें NAD+ मस्ट होता है इस रिएक्शंस के लिए। और इसका क्या रोल होता है, अगेन आई विल रिपीट कि ये हम फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये कन्वर्जेंट प्रोसेस होता है। कन्वर्जेंट मतलब क्या, कैटाबॉलिक जो है कन्वर्जेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लार्ज कंपाउंड जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, जब वो कन्वर्ट होते हैं तो वो फ्यू स्मॉलर कॉमन कंपाउंड या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें वैरायटी नहीं होती। मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जब वो ब्रिक होता है या टूटता है, तो टूटने के बाद सिंपल कंपाउंड्स ही फॉर्म करता है और वो सिंपल कंपाउंड्स की वैरायटी जो है बहुत कम होती है। ठीक है, तो वैरायटी जो है बहुत कम होती है और ये जितने भी सिंपल कंपाउंड्स होते हैं सिमिलर टाइप्स होते हैं और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं जो एनाबॉलिक को कैटाबॉलिक से अलग बनाते हैं। अब हम मेटाबॉलिज्म के कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, जो NCERT में गिवन है। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ये कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि अगर जो हम देखें तो लिविंग बॉडी के बाहर, दैट मीन्स उस सिस्टम को कहते हैं सेल फ्री सिस्टम। और सेल फ्री सिस्टम मतलब क्या, ऐसा सिस्टम जहाँ पर सेल नहीं है लेकिन मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग। तो सेल फ्री सिस्टम एक ऐसी लोकेशन है या एक ऐसी जगह है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंसीडर नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब क्या है और ऐसी जगह होती क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि विट्रो मतलब क्या, जितनी भी रिएक्शंस हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस जब टेस्ट ट्यूब या फिर एक न्यूट्रिटिव एनवायरनमेंट में करते हैं जो सेल के बाहर होती हैं, तो उनको हम विट्रो कहते हैं। और याद रखना है ये रिएक्शन जब विट्रो एनवायरनमेंट में होती हैं तो ये रिएक्शंस लिविंग होती हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये लिविंग रिएक्शन इसलिए हैं बिकॉज इनका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे रिएक्शन सेल्स के अंदर होती हैं, वहाँ पर जो पाथवे होते हैं वही पाथवे यहाँ यूज़ होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि लिविंग थिंग नहीं है लेकिन लिविंग रिएक्शन जरूर। इसलिए मेटाबॉलिज्म को प्योरली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है। तो दैट इज़ द रीज़न कि याद रखना है कि ये जो रिएक्शंस हैं जो विट्रो एनवायरनमेंट में हो रही हैं ये लिविंग रिएक्शन है बट लिविंग थिंग्स नहीं है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को हमने क्या कंसिडर किया है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर किया है ऑफ ऑल लिविंग विदाउट एक्सेप्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो लिविंग्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जो सेल्स होती हैं वो उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या, कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो बॉडी है, ठीक है, वो किससे बनी है, सेल से बनी है।
तो डेट इज़ द रीज़न इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया है, किसका, लिविंग थिंग्स का। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है सेल्स का। तो डेट इज़ द रीज़न कि सेल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, लिविंग थिंग्स के। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जब तक जो सेल्स नहीं होंगी तब तक लाइफ नहीं होगी। तो सेल्स डेट इज़ ओनली फाउंड इन लिविंग, नॉट इन नॉन लिविंग, तो इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर माना गया है। अब जैसे कि आप जानते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के व्याप पे दो तरह के कैटेगरीज होती हैं, एक यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। और यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बना हो, या फिर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं उसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मिलियंस ऑफ सेल्स। अगर जो हम देखें तो इनके अंदर कई सारी वेराइटीज़ होती हैं, जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। So these types of organization found in multicellular because they are made up of millions of cells। और अगर जो हम सेल के अंदर जाएंगे तो उसके मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म रिप्रेजेंट लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट, जो प्रोटोप्लाज्म में आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ऑल these small microscopic structures called cell organelles, here we can say organ of the cell। ठीक है, तो these two important components found present in cells। और ये जो components होते हैं ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर वो इन्हीं के थ्रू होती हैं। तो सेलुलर लेवल पे जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल परफॉर्म करती है या सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन या एक्सक्रेशन या सर्कुलेशन। तो ऑल दीज लाइफ प्रोसेस डिपेंड ऑन कंपोनेंट ऑफ द सेल सच एज प्रोटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लास्ट लिविंग प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कॉन्शियसनेस क्या होती है। एक्चुअल में ये एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है अगर जो हम देखें, और इसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहा गया है, क्योंकि आज भी हम इसको लेके ज़्यादा अवेयर नहीं है या इसको लेकर ज़्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो डेट इज़ द रीज़न ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना गया है लिविंग का। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। अगर जो इन शॉर्ट हम सिंपल शब्दों में कहें तो एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट बाय लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस मतलब क्या, हम एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं या हमारी जो सराउंडिंग है उसकी जो सेंस करने की जो हमारी एबिलिटी है या उसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स करने की जो हमारी एबिलिटी होती है उसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम देखें तो हम एनवायरनमेंट के अंदर कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम रेस्पॉन्स करते हैं, और उन फैक्टर्स को हम स्टिम्यूली, डेट रिप्रेजेंट प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। तो ध्यान रखना है स्टिमुली या स्टिमुलस मतलब क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से हम रेस्पॉन्स करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। तो ध्यान रखना है ये फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो तीन वैरायटी में पाए जाते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लाइट रिप्रेजेंट फिजिकल एंड वाटर रिप्रेजेंट केमिकल एंड टेम्परेचर आल्सो रिप्रेजेंट फिजिकल, या वी कैन से पोल्यूटेंट्स, वायरस, बैक्टीरिया, ये क्या है, बायोलॉजिकल है। तो इनकी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे हम जो एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं तो वो स्पेशली कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन। तो दैट इज़ द रीज़न कि वी आर एबल टू परसीव स्टिमुलस फ्रॉम सराउंडिंग बाय यूजिंग स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में या हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ह्यूमंस के केस में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन। तो ये सेंस ऑर्गन की हेल्प से वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं। इसी तरीके से प्लांट भी रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को लेके, मतलब स्टिमुलस को लेके, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर या अदर पोल्यूटेंट्स। तो प्लांट भी रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स है वो बहुत स्लो होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम।
तो डेट्स वाई उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी सी वीक या लेस डेवलप है एज कम्पेरिजन टू एनिमल्स। अब हम बात करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म सेंस कर सकता है, रेस्पॉन्स कर सकता है किसके अगेंस्ट, स्टिमुलस के अगेंस्ट जो प्रेजेंट होता है किसमें, एनवायरनमेंट में। तो जैसा कि एनसीईआरटी में एक वर्ड आएगा फोटो पीरियड्स। तो फोटो पीरियड क्या होता है एक्चुअल में, ये जो फोटो पीरियड है ये रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट होती है उसको हम फोटो पीरियड कहते हैं। और ये जो फोटो पीरियड है ये प्लांट और एनिमल दोनों को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर जो हम देखें तो फोटो पीरियड के ब्याह पे एनिमल्स एंड प्लांट आल्सो परफॉर्म रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है फॉर सीजनल ब्रीडर्स, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं उनके केस में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनके केस में फ़ोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो ये जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं ये लाइट की हेल्प से अपने रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो दैट्स वाई फ़ोटो पीरियड का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें फ्रूटिंग प्रोसेस में, या वी कैन से जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन है इन सम सीजनल ब्रीडर्स। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर एबल टू हैंडल केमिकल्स एंट्रिंग इन देयर बॉडीज बाय यूजिंग कंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस के हेल्प से जो एनिमल्स होते हैं वो केमिकल्स को हैंडल कर सकते हैं बाय प्रोटेक्टिंग देयर बॉडी अगेंस्ट केमिकल्स। और यही कारण है कि इसलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अवेयर होते हैं ऑफ देयर सराउंडिंग। तो जब हम ह्यूमन की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास अपनी खुद की सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब ये मोर डेवलप है। अगर जो इस पूरी अर्थ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेवलप ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस होते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि उनके पास एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस। तो वो सोच सकते हैं और सोचने के साथ साथ उस पर वो एक्शन ले सकते हैं, और डेट इज़ द रीज़न कि वो उनको यूनिक बनाता है एज़ कम्पेरिजन टू अदर एनिमल्स। ठीक, तो कॉन्शियसनेस जो होती है आपको याद रखना है देयर फॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यू नो वेरी वेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कॉन्शियसनेस आपको दिखेगी, क्योंकि यही एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इसके अंदर अगर जो हम देखें तो जो कॉन्शियसनेस है उसको हमें किस प्रॉपर्टी में रखना है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखना है। अब हम इसके एक एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक एक्सेप्शन है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कॉन्सिस्टेंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में जो कॉन्सिस्टेंस को डिफ़ाइन करना है उसको एक लिविंग स्टेट पर रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हम कुछ पेशेंट्स की बात करें जो कोमा में होते हैं, किस में होते हैं? कोमा में। तो कोमा में जो जब पेशेंट कोमा में होता है तो उस दौरान अगर जो हम देखें तो हम मशीन्स की हेल्प से उनके जो हार्ट हैं या लंग्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस मतलब जो फंक्शनिंग हमारी बॉडी में जो हमारे नेचुरल ऑर्गन करते हैं उनकी जगह हम मशीन्स की हेल्प से उस बॉडी को वो करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसीड कराते हैं लाइफ। तो इसलिए अगर जो हम देखें तो जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसका जो ब्रेन है वो डेड है। डेट मीन्स अगर जो हम देखें तो पेशेंट के केस में जो कोमा पेशेंट होते हैं वो नॉन सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, मतलब उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। दे डिपेंड ऑन अदर आर्टिकल्स जैसे मशीन्स पर वो डिपेंड होते हैं। तो उनके जो नेचुरल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे होते ड्यू टू डेड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन डेड होने की वजह से उनके जो नेचुरल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ पर हार्ट और लंग्स का जो फंक्शन है वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय यूजिंग मशीन्स। तो डेट्स वाई आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, और इसलिए हम इनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अगर जो हम देखें तो डेट इज़ द रीज़न की एक एक्सेप्शन है जो किस में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दे आर एबल टू परफॉर्म ऑल द रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट होती है जो सेल के अंदर होती हैं। डेट इज़ द रीज़न कि इसको हम नॉन लिविंग नहीं मानेंगे, ठीक है, और ना ही हम इसको लिविंग मानेंगे। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो लिविंग रिएक्शंस हैं, एंड डेट इज़ द रीज़न कि जो कॉन्शियसनेस है उसको भी हम विदाउट एक्सेप्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रख सकते हैं, किसके, लिविंग्स के। अगेन इफ़ यू आर न्यू ऑन ज्ञानम क्लासेस चैनल तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक so you can ask by comment section, and thanks for watching.